हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी 2 कांस्टेबल 2024 के 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट 3 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। देखिए, 22 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दिया, 42 दिया। और कह रहा है कि जो दो नए विद्यार्थी है जिसका भार जो है 33 केजी और 39 केजी है, तो ये जब इसको भी शामिल कर लेंगे तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, एवरेज कितना है, 42। अगर ये भी 42 का आता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये आया है कितना का, 33 का आया। यानी कि 42 से कितना कम है, तो 42 से 33 कितना कम है, यानी कि माइनस का 9 कम है। और एक कितना कम है 39-42 से, यानी कि माइनस का 3 कम है। ठीक, तो ओवरऑल कितना कम आया है, तो माइनस का 12 कम आया। अब जब दो विद्यार्थी भी आ गया तो पहले से 22 स्टूडेंट था और दो विद्यार्थी और आ गया, तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और ये माइनस, यानी कि जो विद्यार्थी, अगर दो विद्यार्थी का भी एज भार काउंट कर लिया जाए तो जो एवरेज है वो 42, जो नया जो एवरेज होगा, नया एवरेज जो होगा वो 42 से कितना कम हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा। क्या, 0.5 कम हो जाएगा। अगर ये दोनों का जो वजन 42 यानी कि औसत भार से अधिक रहता तो एवरेज बढ़ जाता। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस आता तो एवरेज में 0.5 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, -12 का दोनों का जो है एवरेज से कितना योग कम आया, -12। और अब स्टूडेंट कितना हो गया, 24 हो गया। जब इसको डिवाइड किए तो कितना हो गया, 0.5 माइनस में, यानी कि माइनस में आने का मतलब है इतना क्या होगा, जो एवरेज था उससे कम हो जाएगा। तो अब जो नया एवरेज होगा 42 में से 0.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41.5 केजी इसका नया एवरेज हो जाएगा 24 विद्यार्थियों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 41.4 केजी। तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया है। तो उसका रहा है कि उसके अंकों का सही औसत क्या है। देखिए, टोटल 13 स्टूडेंट था, उसके अंकों के एवरेज निकाला गया, लेकिन क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसका जो अंक था 32, लेकिन इसको गलती से पढ़ लिया गया, 23 पढ़ लिया गया, और 23 पर ही उसका एवरेज काउंट कर लिया गया। तो कितना कम मतलब लिखा गया। तो देखिए, 32 था, कितना उसको ऐड किया, 23 किया, तो कितना कम है, तो 32 से कितना कम है, यानी कि माइनस का 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। तो देखिए, स्टूडेंट कितना था, 13 था, और यहाँ पे कुल कितना कम आया, 9 कम आया। तो क्या करेंगे, जो 9 था उसको 13 स्टूडेंट में बांटेंगे। तो जब 13 स्टूडेंट में बांटने के लिए क्या करेंगे, 9 को 13 से भाग दे देंगे, 9 को क्या करेंगे, 13 से भाग दे देंगे। यानी कि इतना कम उसको ऐड करना था 32 या 23, यानी कि 9 कम ऐड किया। तो अब क्या करेंगे, इतना को 13 से डिवाइड करके जो आएगा उसको, जो एवरेज औसत अंक था उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा, जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छक्का 78, और हो जाएगा 12, और 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 13 चलो 13 नवा 17 से, यानी कि 0.69, यानी कि जो इसका जो नया एवरेज आएगा, सही जो एवरेज होगा वो कितना होगा, एवरेज, और कितना कम लिखा था, इतना कम लिखा था। अब इतना क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, यानी कि एवरेज कितना था, 130 था। तो नया जो एवरेज होगा 130 और प्लस 0.69, यानी कि नया एवरेज कितना होगा, 130.69 इसका नया एवरेज हो जाएगा। मतलब नया क्या, सही एवरेज हो जाएगा, इसका राइट एवरेज हो जाएगा 130.69। इसका जो राइट आंसर 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज
2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना दिया, तो मूलधन हमसे पूछ रहा है, यानी कि 2 वर्ष के लिए हमें मूलधन 2 वर्ष के लिए हमें क्या दिया, साधारण ब्याज की दर से ब्याज दिया, साधारण ब्याज दिया और चक्रवृद्धि ब्याज दिया। हमसे क्या पूछा, मूलधन पूछा। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ने आप ब्याज निकालना होगा, तो आप इस प्रकार इस प्रकार बनाइएगा। देखिए जैसा कि मान लेते हैं इसमें बॉक्स बना लीजिएगा कि वो 2 वर्ष के लिए फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए। देखिए मान लेते हैं कि इसका मूलधन कितना P है, ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में पैक कर देंगे, ठीक, ये हो गया, P हो गया, यानी कि माना कि मूलधन कितना हो गया, यहाँ पे मूलधन मान लेते हैं कि कितना है, P है, और दर जो मान लेते हैं कितना मान लेते हैं, दर R% मान लेते हैं, और टाइम तो दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, जब मूलधन दिया हो तो सीधा 3 बॉक्स पड़ेगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर काउंट किया जाता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ही ब्याज काउंट किया जाता है, ठीक। तो इसमें मूलधन कितना हो गया, P हो गया। इसको इस प्रकार 2 बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक, और एक बॉक्स और नीचे बना लेगा। ये बॉक्स किसके लिए, देखिए ये मूलधन था, ये फर्स्ट वर्ष के लिए हो गया, ये जो हो गया फर्स्ट वर्ष के लिए हो गया, और ये जो हो गया सेकंड वर्ष के लिए हो गया, सेकंड ईयर के लिए हो गया, ठीक, ईयर के लिए हो गया, ठीक। यहाँ पे ये P मूलधन है, इस पर रेट कितना चलेगा, रेट लगेगा R%, इस पर भी सेम रेट लगेगा, R% लगेगा। और देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज में हम बोले हैं कि इसमें ब्याज पर ही ब्याज काउंट किया जाता है, तो जो फर्स्ट वर्ष का ब्याज आया इस पर भी कितना, इस पर ब्याज लगेगा R%, इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे माना कि मूलधन P था, उसको जो R% जब ब्याज इस पर लगा, तो इसका जो फर्स्ट वर्ष का साधारण ब्याज हो गया कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये साधारण ब्याज हो गया फर्स्ट वर्ष का, ठीक, और सेकंड वर्ष का जो जब रेट दोनों का सेम है तो फर्स्ट वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वही क्या होगा, सेकंड वर्ष का भी साधारण ब्याज होगा, यानी कि यहाँ पर भी इसका जो साधारण ब्याज होगा A होगा, ठीक, और फिर इस पर A पर R% लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, ठीक। तो जो A आया, A वाला जो है हिस्सा वो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 2A, ठीक। और जब इसको भी काउंट कर लेंगे, ये जो B है इसको भी काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी कि CI हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2A प्लस B हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो B है वो क्या है, CI और SI का अंतर दिया, क्या दिया, जो B क्या है, CI 2 वर्ष के लिए CI और SI का क्या दिया है, डिफरेंस दिया, यानी कि CI और SI का जो डिफरेंस हो गया कितना हो गया, वो B है, यानी कि ये साधारण ब्याज हो गया, इस तीनों को अगर काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये क्या हो गया, दोनों का CI और SI का क्या हो गया, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, B हो गया, ठीक। अब आपसे अगर पूछे कि साधारण ब्याज पर इसका जो मिश्रण होगा, साधारण ब्याज पर मिश्रण कितना होगा, साधारण ब्याज पर ब्याज पर जो मिश्रण जो होगा, मिश्र धन जो होगा कितना होगा, तो मूलधन कितना P हो जाएगा, और प्लस साधारण ब्याज पर जो ब्याज कितना आया, 2A आया, 2A हो जाएगा, ठीक। और उसी प्रकार पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण कितना होगा, ये मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 2A प्लस का B हो जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे, इतना होगा। जब इतना समझ गए तो अब चलिए क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, इतना और इतना दिया, ठीक। तो देखिए मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूलधन के बारे में पता नहीं, तो मान लेते हैं इसका क्या होगा, मूलधन क्या हो गया, P हो गया, ठीक। अब क्या रहा है कि टाइम कितना दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, तो क्या करेंगे, 2 गोला यहाँ पे पा लेंगे और 1 गोला नीचे पा लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कह रहा हमसे, तो इस पर भी रेट क्या दिया, रेट हम जिक्र नहीं किया, रेट का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे निश्चित ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज दर सेम है, दोनों ईयर्स के लिए क्या सेम है, तो मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पे R% कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे भी हो जाएगा R%, और यहाँ पे भी जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, R%। अब हमें दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया, 12,800। जब 2 वर्ष का 2 ईयर्स का जो SI दिया है कितना दिया है,
800, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 1 ईयर्स का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो साधारण ब्याज होगा कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 6400 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये भी हो जाएगा 6400 फर्स्ट वर्ष का, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम ही रहता है, और इसमें भी क्या हो जाएगा 6400 हो जाएगा। तो देखिए अब साधारण ब्याज तो हो गया 2 वर्ष का कितना 12800, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, इतना दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना हो गया, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा इस बॉक्स में, ठीक। तो देखिए डिफरेंस कितना आ गया, ये था 14400, 14400, और ये माइनस कितना हो गया 12800, ठीक। इसको जब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 200 और 14 1600, कितना हो गया 1600 हो गया। यानी कि जो ए वाला हो गया कितना हो गया 1600। तो देखिए ए 6400 का एक कितना गुना, तो ये है 1/4 गुना, क्या है 1/4, और 1/4 का मान डायरेक्ट कितना होता है 25%, यानी कि आर जो दिया था कितना होता है, आर जो दिया था 25%। यहाँ से हमको क्या रेट भी पता चल गया कि कितना दिया था, तो 25%, क्योंकि 1/4 को जब परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 × 100, यानी कि कट गया तो कितना हो गया 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ से आपको रेट भी निकल गया, ठीक। यहाँ से आपको 25% रेट भी निकल गया। देखिए ये 1/4 था तो रेट इस पर भी सेम रहेगा, यानी कि इस पर भी क्या हुआ था, ये भी क्या हुआ था 1/4 गुना होगा, और ये भी क्या होगा 1/4 गुना, यानी कि P का 1/4 गुना कितना है 6400 है। तो P कितना होगा, जब P का 1/4 गुना 6400 है तो ये कितना गुना होगा, ये होगा 4 गुना, यानी कि जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा 0 0 4 4 16 और 4 6 24 से 25, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था 25,600 रुपया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25,600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर पूछता रेट कितना था तो रेट 25% हो जाएगा, और पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना था तो डिफरेंस 1600 रुपया 1600 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा क्या, मूलधन पूछा, ठीक। तो मूलधन कितना हो गया 25,600, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता, ठीक 10% की हानि पर बेचता, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य करा। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, यानी कि सीपी हम कितना मान लिए, सीपी जो मान लिए 100 रुपया मान लिया। अब कह रहा 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 10% का हानि पर, तो बेच कितना पे रहा, यानी कि 100 का 10% कितना हो गया 90 रुपया होगा, ठीक। यानी कि एसपी कितना दिया 90 रुपया दिया। अब कह रहा है सेकेंड आगे बोल रहा है कि यदि वह 30% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि कह रहा है कि जो सीपी था वो कितना 10% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि जो सीपी डैश हो जाएगा वो इस पर 30% कम मूल्य पर खरीदा, क्या 30% कम मूल्य पर खरीदा। तो 100 का अगर 30% करेंगे तो कितना होगा 30, यानी कि 30 रुपया कम में खरीदा, यानी खरीदा था कितना 100 में, तो कह रहा है कि अगर 70 रुपया में खरीदा 30% कम में खरीदता और कह रहा है 26 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी कि अब इस पर कह रहा है कि बेचता तो उसको 10% का क्या होता लाभ होता। तो यानी कि इसका जो 10% हो जाएगा 70 का 10% कितना हो जाएगा 7, यानी कि जब 60 का 70 पर 7 का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितना में 77 में, और कह रहा है कितना कम में बेचता है, यहाँ पे 26 दिया, यानी कि इसका जो डिफरेंस दिया है कितना दिया है, यहाँ पे देखिए अरे एक वस्तु 10% की हानि पर बेचा जाता है 90 है, हाँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया, डिफरेंस जो इसका आ गया 13 आ गया, ठीक। ये कितना कम आया, ये जो है कितना कम है 13 कम है, कितना 13, लेकिन हमें कितना दिया 26 दिया, कितना दिया 26 दिया, कितना गुना 2 है। तो इसमें भी पूछ रहा है क्या वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये भी क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया इसका सही, मतलब इसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना दिया था, मेरा जो डिफरेंस आया 13, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस कितना दिया 26 दिया, 2 गुना दिया, तो इसमें क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100 माने थे, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 4 का जो सीपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x1 x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन x2 काम पूरा होने से इतना दिन पहले क्या काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, पूछ रहा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए 3 व्यक्ति है, x1 हो गया,
x2 हो गया और x3 हो गया। ठीक, ये करता है x1 जो करता है कितना दिन में करता है 90 डेज, ये हो गया डेज हो गया। ठीक, x1 90 दिन में करता है, वो x2 है 45 दिन में करता हो, ये कितना दिन में करता है 67.5 दिन में करता है। आप क्या कीजिएगा, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, यानी कि 90, 45 और 67.5 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा 135.270 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि ये वाला हो गया जो एलसीएम लिए 90, 45, 67.5 का, ये हो गया 270। इसी को कहेंगे टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। अब इसको 90 से 270 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, और 45 के इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 6 4 24 6 25 30, 6 25 30 और 6 4 24 3 27, यानी कि 6 आया। और जब इसको से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये क्या आया, इफिशियंसी आया। इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि x1 है एक दिन में 3 काम करता है, x2 है एक दिन में 6 काम करता है, x3 एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन x2 जो है काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ठीक है, x2 जो है एक क्या करता है काम को छोड़ देता है, क्या करता है x2 जो है बीच में ही काम छोड़ देता है, लेकिन काम पूरा होने से पहले 13 दिन पहले काम छोड़ता है। हमें ये पता नहीं है कि काम कितना दिन में पूरा हुआ, बस हमको कहा गया कि 13.5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। तो देखिए टोटल वर्क कितना था 270, टोटल वर्क कितना था 270। और देखिए अगर ये व्यक्ति x2 जो है अगर काम नहीं छोड़ता तो 13.5 दिन में कुल कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है तो 13.5 दिन में कितना काम करता 13.5, यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 और प्लस हो जाएगा 6 25 30 और 6 18 3 21 और 6 2 8, इतना हो गया। यानी कि 200 1 8 7 15 2 1 3 351। यानी कि अगर ये 13.5 दिन जो पहले काम किया, अगर मतलब काम छोड़ा, अगर वो नहीं छोड़ता तो कुल इतना काम हो जाता, कितना काम हो जाता 351। अब देखिए अब 351 काम हो गया तो तीनों शुरू किया और लास्ट किया, मतलब शुरू से अंत तक तीनों मिलके काम किया। तो देखिए एक दिन में ये 3 काम करता है, 6 काम करता है, 4 दिन का काम करता है, 4 काम करता है। तो कुल काम एक दिन में कितना होता है 6 4 10 3 13, इसको 13 से डिवाइड कीजिए तो 13 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा और 9 1 63 91, यानी कि 27 दिन। तो यहाँ पे पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब तीनों ने मिलकर मतलब जहाँ शुरू किया एक साथ, अब एक साथ खत्म किया तो कुल इतना काम किया। तो एक दिन में 13 काम करता है तो इसको काटें तो कितना होगा 27, यानी कि जो काम जो खत्म हुआ कितना दिन में खत्म हुआ 27 दिन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी 27 डेज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 2016/4 और प्लस 32 गुना 6 माइनस 26 गुना 3 का मान कितना है। ठीक, 4 से जब इसको मैं भाग देंगे 2016 में तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 चौके 16 हो जाएगा, इतना हो गया। अब प्लस हो जाएगा 32 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 और माइनस 26 दिया 78। इसको अब हल कीजिए, देखिए 4 2 6 16, 6 में से 8 नहीं घटा यानी कि 16, 16 में से 8 घट गया 8 हो गया, ये हो गया 9 और एक पैंचा लिया था तो हो गया 8, 8 में से 7 घट गया कितना हो गया 1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 618। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 618 हो गया, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 618 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। ठीक, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर है। ठीक, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर है, पूछ कह रहा है कि 7 वर्ष में 7 गुना हो, मतलब 10 वर्ष में 7 गुना हो रहा है। ठीक, तो 7 गुना होने का मतलब क्या था, यानी कि अगर धनराशि कितना था, धनराशि P1, यानी कि अगर धनराशि 100 रुपया था, कितना रुपया था 100 रुपया था, तो 10 वर्ष में कितना हो रहा है 10 वर्ष में कितना हो रहा है 7 गुना हो रहा है। 7 गुना का मतलब कितना हो गया, इसका 7 गुना, यानी कि 7 गुना का मतलब 700 हो रहा है। तो देखिए तो ब्याज कितना हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की राशि 10 वर्षों में 700 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज जो हो रहा है 10 वर्षों में कितना हो रहा है 600, क्या हो रहा है 600। और जो 100 में जो भी चेंज होता है कितना होता है परसेंट में, यानी कि जो ब्याज कितना हो रहा है 600%।
600%। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो ब्याज 100 में जो भी चेंज होता है वो परसेंट में होता है। देखिए माना कि कितना का ब्याज हो रहा है, 600 का ब्याज हो रहा है, 600 का ब्याज हो रहा है, कितना पर हो रहा है, 100 पर। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 600% इसका साधारण ब्याज होगा। यानी कि ब्याज कितना हो रहा है 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष में ब्याज जो हो रहा है 600% हो रहा है। कितना हो रहा है 600%। जब 10 वर्षों में 600% ब्याज हो रहा है तो यहाँ पे पूछा 20 वर्षों में कितना होगा, यानी कि 10 वर्ष में 10 ईयर्स में जो साधारण ब्याज हो रहा है ऐसा ही जो हो रहा है, कितना हो रहा है 600%। कितना 600%। तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स में इसमें भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो गया 1200% हो जाएगा। यानी कि 20 वर्ष में ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200%। यानी कि अगर 100 रुपया की राशि था उस पर जो 20 वर्ष के बाद जो ब्याज हो जाएगा 20 ईयर्स 20 वर्ष कि जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1200%। यानी कि जब 1200% ब्याज हुआ, इतना इस 100 का 1200% कितना होगा 1200, यानी कि 1200 रुपया क्या हुआ ब्याज हुआ। तो राशि कितना हो गया, तो राशि जो हो गया 100 और प्लस 1200 जो ब्याज हुआ जे, यानी कि कुल जो राशि हो गया कितना हो गया 1300 इसका राशि हो गया। यानी कि 100 रुपये की राशि कितना हो रहा है 1300 हो रहा है। कितना गुना है, तो गुना 13। और हमसे पूछा है क्या कि कितना स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो रहा है 13 गुना हो रहा है। यानी कि 100 रुपया था और 20 वर्ष में कितना हो रहा है 1300 हो रहा है, तो कितना गुना हो रहा है 13 गुना हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक आदमी 1 रुपया में 35 आम खरीदता है। ठीक, तो कह रहा 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30% की हानि हो। देखिए 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि 30% का जो मतलब होता है क्या होता है 3/10 इसका मतलब होता है। यानी कि हानि पर बेच रहा, यानी कि 10 की वस्तु को बेच कितना में रहा है, हानि का मतलब -7 में बेच रहा। तो देखिए अगर 1 रुपया में 35 आम खरीदता है, कितना 1 रुपया में 35 आम खरीदता है तो इसका जो सीपी कितना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया में 35 आम खरीदता है तो प्रत्येक आम का जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/35। यानी कि एक क्या लिखे हैं, ये आमों की संख्या, ये रुपया हो गया और ये हो गया आमों की संख्या हो गया। आमों की संख्या को कहाँ लिखे नीचे, और जो पैसा दिया था वो कहाँ लिखे ऊपर लिखे। यानी कि एक आम की जो कीमत हो गया सीपी हो गया कितना हो गया 1/35 हो गया। अब कह रहा है कि 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो जब 10 की वस्तु को 30% हानि पर बेचेंगे, 10 की वस्तु को 3 पे हानि 3 की लॉस होगा तो बेचेंगे कितना में 7/10 में। यानी कि देखिए 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 पर 3 की हानि हो रहा था, बिक रहा है कितना में 7/10। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 1/50। ऊपर हम क्या लिखे थे, ऊपर हम रुपया लिखे थे। ठीक, और नीचे क्या लिखे थे, नीचे आमों की संख्या लिखे थे, आमों की संख्या। तो 1 रुपया में आप कितना आम बेच रहा है 50 आम बेच रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 का राइट आंसर हो जाएगा 50 आम। अगर ये 1 रुपया में 50 आम बेचेगा तो उसको 30% के क्या होगा लॉस हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 7 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दे दिया है, तो देखिए इस प्रकार अगर दो गो डिस्टेंस दिया रहा है और टाइम दिया रहा है तो दूरी का फार्मूला जो होता है, दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल। क्या होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और वट्टा चालों का अंतर। क्या, चालों का अंतर और वट्टा क्या होता है, इंटू क्या होता है समय का अंतर, इंटू समय का अंतर। यहाँ पे अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल भी लेंगे किलोमीटर पर आवर में और समय भी लेंगे घंटा में। अगर दूरी मीटर में दिया रहा है तो चाल किस में लेंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी कितना किस में लेंगे सेकंड में लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन का 30 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी हमें कितना दे दिया 300 किलोमीटर दे दिया। ठीक, अब कह रहा है कि 60 मीटर मिनट देरी से क्या होता है रवाना होता है। इस कारण अब उसका जो चाल था, मान लेते हैं चाल कितना था x था, अब उसने चाल को क्या किया 10 से बढ़ा दिया, यानी कि x +
कितना क्या 10 क्या, तो चालों का डिफरेंस कितना हो गया, x था और x प्लस 10 हो गया, तो कितना हो गया, चालों का डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया। और टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, देखिए टाइम जो दिया है 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी कि इसमें 1 से गुना कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना हो गया 3000। या तो अब इसको सोल्व करके x का मान निकाल लीजिए, या फिर देखिए ऑप्शंस देखिए, अगर x का मान हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा, वर्ष की सामान्य चल, तो वर्ष की सामान्य चलन कितना मान है, x मान है। तो अगर हम x की जगह पे 60 रखते हैं, तो x की जगह पे अगर यहाँ पे हम 60 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, लेकिन हमको कितना लाना है 3000, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि 60 नहीं हो सकता। फिर देखिए अगर 40 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 10 50, यानी कितना हो गया 2000, ये भी 3000 नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 30 रखिएगा तो ये हो गया 30, और ये क्या हो गया 40 हो गया, कितना हो रहा 1200, यानी कि ये भी 3000 नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब अपने आप ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 50, यानी कि जब x की जगह पे अगर आप 50 रखते हैं तो x प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 3000, जो कि हमको लाना भी था कितना था 3000, सेम आ रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सामान्य चाल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। या तो आप इसे हल कर लीजिए या फिर ऑप्शन से भी इसका मान रखेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 443 माइनस 226 और भागा 2 इंटू 5 दिया, यानी कि भागा को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो कितना हो गया 113 हो गया, 113, यानी कि 443 और 113 इंटू 5 कितना हो जाएगा 565 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, 5 में से 3 2 हो जाएगा, और 6 में से 4 कितना हो गया 1 हो जाएगा, और 5 में से 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 100, देखिए 4 में से 3 हो गया 2, अच्छा ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 हो गया 2 हो गया, और 6 में से 4 2 हो गया, और 5 में से 4 कितना होगा 1 हो गया, यानी कि माइनस का कितना आया 122, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना दिया, वर्तमान आयु का अनुपात दिया 3:5:7 दिया है। पूछ कर रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 87 था, ठीक। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने को लेकर आप देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया 3:5:7, यहाँ पर डायरेक्ट आप बिना हल किए भी इसका आंसर ला सकते थे। अगर ये 3:5:7 में रहता तो देखिए ये भी 3:5:7 में, ये भी 3:5:7 में, ये भी 3:5:7 में, और ये भी 3:5:7 में, जब सभी को काटेगा तो 3:5:7 ही आ रहा है, इसलिए क्या इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 3:5:7 दिया, ठीक है। और हमें देखिए ये दिया जो योग दिया है वो कितना 6 बरस पहले का योग दिया, यानी कि जो तीनों का जो योग था 6 बरस पहले कितना था, 6 बरस पहले योग 87 था, लेकिन ये रेशियो किया दिया 6 बरस बाद का, यानी कि वर्तमान का, और ये योग है 6 बरस पहले का, यानी कि अब जो योग होगा वर्तमान जो योग होगा कितना होगा 6 से सब क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि 6 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब जो इसका योग हो गया कितना होगा 18 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि जब 87 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 105 हो गया, कितना हो गया 105, यानी कि 3 5 7 कितना हो रहा है, तो ये जो हो रहा है तीनों ये हो रहा है 7 5 12 3 15 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा 105 दे रहा, कितना गुना है तो गुना 7 है, गुना 7। हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए उनकी वर्तमान आयु कितना हो गया, ए हो गया और ए हो गया और ए हो गया, तो देखिए वर्तमान आयु देखिए यहाँ पे किए गुना हो रहा है 7 गुना, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 7 गुना, यहाँ पे भी 7 गुना, यहाँ पे भी क्या करेंगे 7 गुना, तो ये हो गया 27 21, ये हो जाएगा 7 5 35, और ये क्या हो जाएगा 7 7 49, यानी कि जो इनकी वर्तमान जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 35 और 49 हो जाएगा, 21 35 और 49 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी 21 35 और 49। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है, ठीक, और सलोनी के पास नाशपाती और आड़ू कितना है 7:9 के अनुपात में है। फिर क्या विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है, तो किसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात अधिक अनुपात में है, ठीक।
यहाँ पे तीनों का रेशियो दे दिया है कि नाशपाती और आलू का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाशपाती आलू का अनुपात कितना है, 10:13 है, यानी कि कितना हो गया 10:13 को क्या लिख सकते हैं, 10/13। फिर यहाँ पे उसके पास दिया है, पृथ्वी के पास हो गया, किसके पास, पृथ्वी के पास हो गया, देखिए पृथ्वी के पास हो गया, क्या पृथ्वी के पास हो गया कितना, 10 और बट्टा 10/13, या 10:13 को क्या लिख सकते हैं, 10/13। फिर ये हो गया 7:9, यानी कि 7/9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, 5/7। अब देखिए इस भिन्न में पता लगा लीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, जो भिन्न बड़ा होगा उसी का इसमें नाशपाती और आडू का जो अनुपात हो अधिक होगा, ठीक। तो देखिए ये पृथ्वी है और दूसरा कौन था, सलोनी, ये हो गया सलोनी, और तीसरा था विक्रम था, विक्रम। अब देखिए ये अनुपात, अब इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। 10 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 3 है। यहाँ पे 7-9 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है, तो 2 है, और ये 2 हो गया। और यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया वो, यहाँ पे जो डिफरेंस दिया कितना दिया, यहाँ पे भी 2 दिया, तो डिफरेंस कितना, 3, 2 और 2, यानी कि 3, 2, 2 का क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आप क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 से आप 6 से गुना कर देगा। तो देखिए 3 है, एलसीएम कितना आया, 6 है, तो 3 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये जो हो जाएगा 10 × 2 हो जाएगा। उसी प्रकार एलसीएम कितना था, 6 था, 2 को 3 से 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3, यानी कि इसमें 7 × 3 हो गया। फिर डिफरेंस को सेम करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे वाला में भी गुना कर सकते हैं, लेकिन आप इसी से अगर जो बड़ा हो गया, जो जिसका मान बड़ा होगा उसका हिस्सा, उसका अनुपात क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2, लेकिन एलसीएम कितना आया था, 3 और 2 का जो एलसीएम आया, एलसीएम जो आया वो कितना आया, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, यानी कि जब 2 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ये कितना आ रहा, 20 आ रहा है, ये कितना आ रहा, 21 आ रहा है, और ये कितना आ रहा, 15 आ रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है, 21 कौन है, सलोनी है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होगा नाशपाती और आडू का हिस्सा का अनुपात अधिक जो होगा किसके पास होगा, सलोनी के पास होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 35 पे पावर 25 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो देखिए 10 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर किसी को भी भाग देना है तो आपको सिर्फ यूनिट, इकाई डिजिट से ही मतलब है, ठीक। अगर आपका इकाई डिजिट कितना है ये दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिए ये संख्या कटेगा या ना कटेगा, और ना कटेगा तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए मान लेते हैं कि 7/10 है, क्या 7/10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे दे देंगे 8, 7, 5, 87 दे दिया, क्या दे दे, 81 दे दिया, और इसको 10 से भाग देना का है, तो इसका डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट है वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है 1 आ रहा। इसी प्रकार आपको कितना बड़ा भी संख्या दे दे, सिर्फ रिमाइंडर से आप बता सकते हैं कि कितना शेषफल आएगा, अगर डिवाइड हो रहा है होगा कि ना होगा, अगर डिवाइड ना होगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो संख्या डिवाइड हो जाएगा, और अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो क्या होगा, संख्या डिवाइड नहीं होगा, और संख्या अगर डिवाइड नहीं होगा तो जितना जो यूनिट डिजिट है उतना ही उसका रिमाइंडर बचेगा, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो चाहे 1000 अंक का हो, ठीक। ये अगर यूनिट डिजिट से ही आप बता देंगे कि उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया 6, 8, 7, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6, अगर ये इतना बड़ा संख्या दे दिया और आपको कहता है कि अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए आप इसको इतना पूरा भाग नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप देखिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना 6 है, यानी कि 6 अगर 0 रहता तो 10 से पूरे विभाज्य हो जाता और रिमाइंडर 0 बचा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 6 है, तो इसका रिमाइंडर भी कितना होगा, 6 होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा, 6 हो गया, इसका रिमाइंडर क्या होगा 6। यानी कि ये जो पूरा कहानी है इससे हमको मतलब नहीं है, अगर 10 से दिया है और उससे रिमाइंडर पूछा तो हमें सिर्फ कहानी में रिमाइंडर से मतलब है, भले यूनिट डिजिट से मतलब है, जितना यूनिट डिजिट होगा उसको 10 से डिवाइड देंगे तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बच रहा, 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिमाइंडर 6 होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या रहा, क्वेश्चन में क्या करा कि 35 पे पावर 29 को अगर 10 से डिवाइड दिया, यानी कि 35 पे पावर कितना दिया, 29 दिया, इसको भाग दिया 10 है, ठीक। तो देखिए 5
यानी कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट निकालना होता है तो क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ इस पर फोकस किया जाता है। तो देखिए 5 पर पावर सम हो या विषम हो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, देखिए 5 पर पावर सम हो यानी कि n का जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। जहाँ n कुछ भी हो सकता है, n सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, कुछ भी हो, इसका जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक, अगर 5 पे पावर n है, यहाँ पे कोई भी कहानी दे दे, यहाँ पे कुछ भी दे दे, 5, 6, 8, 9, 10, कुछ भी दे दे, 1, 5, कुछ भी दे दे, यहाँ पे सिर्फ देखिए अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी मतलब है, और इस पे पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 ही होता है। इसी पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि इतना 35 पे पावर 10 को 35 पे पावर 29 को 10 से डिवाइड करना, तो देखिए 35 है तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 पे पावर कितना, 29 है, यानी कि जो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर इसका जो आ रहा है, कितना आ रहा है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही इसका रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 का जो ऑप्शन सी होगा 5 वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब 35 पे पावर 29 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटाकर 720 कर दिया जाए तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत हानि कितनी है। ठीक, प्रतिशत कमी कितनी है, यानी कि ड्रेस का मूल्य कितना था, 800 था, कर कितना दिया, 720। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं या सुविधा के अनुसार आप ये कटता है तो इसको काट भी सकते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 8 दें 80, ये होगा 8 9 72, यानी कि 10 की वस्तु को कितना में बेच दिया, 9 में बेच दिया, यानी कि कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 1 कम कर। तो प्रतिशत में कमी हो गया, कितना प्रतिशत कमी जो हो गया, कितना हो गया, कितना कमी हो किया, 1 का कमी किया। किस पर कमी किया, 10 पर कमी किया, और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो गया, 10, यानी कि प्रतिशत कमी किया, कितना किया, 10%। या आप इसको डायरेक्ट भी 800 और 720 को लेके भी बना सकते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार आप काट देंगे तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। जैसे 800 था 720 में बेच दिया, कितना कमी किया, 80 कमी किया, तो प्रतिशत में कमी कितना हो जाएगा, 80 का कमी हो जाएगा। कितना, 80 का कमी हो गया 800 पर, और इंटू 100 हो गया, एक कट गया 10 मतलब में, ये 1 0, यानी कितना हो गया, 10%। आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। देखिए, रेडियस दिया 3.5% और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता होगा क्या होता है, पाई होता है, और पाई में क्या का मान होता है, 22/7, और 22 में क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। यहाँ पे 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, देखिए 6 1 7 हो गया, और एक क्या है 9, यानी कि 9 में से 7 घट गया, कितना हो गया, 2, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 2 आया। ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, 11 से नहीं कटेगा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 1 9 हो गया, और यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी कि 9 में से 2 घट गया 7, यानी कि इसका भी डिफरेंस जो कितना, ना तो 11 है, 0 है, ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो जाए, गलत हो जाए। फिर देखिए इसमें 6 1 7 हो गया, और ये 7 में से 7 0, यानी कि इसमें 0 आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। फिर इसमें देखिए 4 1 5, और 5 में से 5 घट गया 0, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। अब तो इसके 2 को ऑप्शन है जो 11 से कट है, 2 ऑप्शन तो कट गया, ये दोनों ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, तो अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 और 22/7 इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। जब देखिए 7 से इसको काटेंगे कितना होगा, 0.5, और ये क्या है, ये 35 है। 35 क्या होता है, 3.5, यानी कि 35 है। 35 क्या होता है, 5 और 7 का मल्टीपल होता है, यानी कि इसमें अगर 5 और 7 का मल्टीपल है तो इसको गुना भी करेंगे तो 7 का ही कोई मल्टीपल निकलेगा। तो इसमें देखिए अगर 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14, 1
4, 7 दूनी 14, एक कट रहा, तो ये आंसर इसका हो सकता है। अब देखिए 7 दूनी 14 और 3 4, 7 5 35, एक रिमाइंडर बचा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन नहीं हो सकता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए 22 हो गया, 4 इंटू 22 और 0.5 इंटू 35 दिया, तो 35 में जब 4 से भाग देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 चौक 4 से, यानी कि 140, यानी कि 14 हो जाएगा। और 14 में जब 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू कितना हो गया? 7 हो गया। वही सतह चमन्ना से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 48 माइनस छोटी ब्रैकेट में 20 माइनस 8, उसके बाद दिया भागा 4 इंटू 3 का मान कितना है पूछ रहा। ठीक, देखिए एक कितना है? 48 है, एक कितना है? 20। तो 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये इसका मान कितना हो जाएगा? 12 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि फिर 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36, और यहाँ पे भागा दिया 4 इंटू 3 12, यानी कि 12 से कट गया 3 मरतब में, यानी कि कितना हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा, सोनू अकेले एक इमेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, फिर सोनू शेष काम को कितने दिन में पूरा करे? देखिए यहाँ पे सोनू दिया है और एक दिया है मोनू दिया है। सोनू करता है 125 दिन में पूरा काम, 125 डेज में, ठीक, और मोनू काम करता है 250 दिन में कुल काम। तो 125 और 250 का क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 250। ये मान लेंगे, ये जो एलसीएम आया ये हो जाएगा, मान लेंगे टोटल वर्क कितना? 250। जब 125 से 250 में भाग देंगे कितना मरतबे में कटेगा? 2 मरतबे में। और एक 250 से 250 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन का कार्य, यानी कि जो सोनू है एक दिन में 2 काम करता है और मोनू एक दिन में 1 काम करता है। अब यहाँ करा मोनू काम शुरू करता है, शुरू कौन करता है? ये काम शुरू करा, ठीक, लेकिन 75 दिनों तक ही काम करता है। मोनू जो है 75 दिनों तक काम करता है, और मोनू एक दिन में कितना काम करा है? मोनू एक दिन में 1 काम करा, तो 75 दिन में मोनू कितना काम करेगा? तो मोनू जो है कुल कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है और 75 दिन काम करता है, यानी कि 1 इंटू 75, यानी कि मोनू कुल कितना काम करा? 75 काम करा, ठीक। तो बोल रहा है कि सोनू शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो अब जो शेष काम बच गया, शेष काम वो कितना बच गया? शेष काम जो बच गया 250 और माइनस 75, यानी कि 175। जो शेष काम बच गया 250 में से 75 घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 175। और मोनू एक दिन में कितना काम करता? 2 काम करता। तो जब एक दिन में 2 काम करता है तो 175 काम कितना दिन में करेगा? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 87.5 डेज, यानी कि जो शेष काम को सोनू कितना दिन में पूरा करेगा? 87.5 डेज, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 11,800 और इसका विक्रय मूल्य दिया है 7,788। तो पूछा कि वस्तु पर छूट कितना मिला? देखिए एमआरपी जो दिया है 11,800 और एसपी जो दिया है 7,788। तो देखिए छूट किस पर दिया जाता है? छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और छूट देने के बाद जो राशि आता वो क्या होता है? एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक। तो देखिए 11,800 की वस्तु को इतना में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया? तो जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया? देखिए इसको घटा देंगे तो 10 में से 8 2 हो गया, 9 में से 8 1 हो जाएगा, 7 में से 7 0 हो जाएगा, और 11 में से 7 4 हो जाएगा, यानी कि जो डिस्काउंट जो दिया वो कितना दिया? इतना दे। हमसे पूछा छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट जो दे रहा है, डिस्काउंट जो परसेंट हो जाएगा, क्या डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा? डिस्काउंट कितना दे रहा है? 4,012 कितना पे दे रहा है?
11,800 पे, कितना 11,800 पर, और इंटू 100 कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको आप काटिए तो कितना से कट जाएगा, एक कट जाएगा 59, यानी कि 2 से करेगा, ये हो गया 59 हो गया, और इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 0, 2 से का 12, यानी कि कितना आएगा 2006, 2006 बटा कितना आ गया 59 आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो दे रहा है 30 दे रहा है, 35 दे रहा है, 34 दे रहा है, 32 दे रहा है, यहाँ पे लगभग भी नहीं दिया, लगभग नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि संख्या है 2006, ये 59 से क्या है पूरे विभाज्य है। तो देखिए जब ये संख्या 2006 59 से पूरा विभाज्य होगा तो यही में से कोई ऑप्शन आएगा, यही जो 4 गो है इसी में से कोई संख्या आएगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है। तो देखिए आप कोई भी ऑप्शन को एक रख के चेक कर लिए। देखिए अब 30 में 59 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना है 30 में जब 59 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट का गुना किससे करेंगे, यूनिट डिजिट से, यानी कि 9 में 0 से गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, छोड़ दिया, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला 30 नहीं हो सकता। फिर देखिए 34 दिया, यहाँ पे अगर 34 से इसमें गुना करेंगे, 34 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा 6 आ रहा, यहाँ पे 20 गुना के 6 आ रहा, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक, अब अगला चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में करा 35 दिया, तो इसमें अगर आप 35 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट का गुना कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से 35, ठीक, यूनिट डिजिट गुना यूनिट डिजिट से। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 5 45, 5 आएगा, लेकिन लाना था कितना 6 लाना था, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी 32 दे रहा है, क्या ऑप्शन नंबर डी कितना 32 है, यानी कि जब 32 से आप गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 × 2, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना 9 दूनी 18, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसको रखने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा 6 आ रहा, तो इसका राइट भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 34%। यानी कि जब इसको आप 2006 को 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34, इसका राइट आंसर हो 34%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य या क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% का मान कितना होता है 1/5, 20% का मान 1/5। अंकित मूल्य या क्रय मूल्य से, यानी कि सीपी, और अंकित मूल्य को क्या लिखेंगे एमआरपी। ठीक, यानी कि 20% अधिक है, यानी कि 20% का मान कितना हो गया 1/5, यानी कि अगर सीपी 5 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब फिर करा यदि 20 रुपये की छूट के बाद इतना रुपये में बेची जाती है। ठीक, 20 रुपये के छूट दिया तो बेचा कितना में 220 में। छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और जब छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है एसपी प्राप्त होता है। तो यहीं पे वो भी कह रहा कि 20 रुपये की छूट देने के बाद 220 रुपये में बेच रहा है, यानी कि बेच कितना में रहा एसपी 220 रुपये में 220, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है डिस्काउंट कितना दे रहा है 20 रुपये के दे रहा है, यानी कि 20 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद 220 रुपये में बेच रहा है। तो एमआरपी क्या हो जाएगा एसपी और प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि जो एमआरपी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि 220 और प्लस 20 240, यानी कि एमआरपी कितना आएगा 240। तो ये 6 का मान कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना गुना है तो 624, यानी कि 40 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा कितना गुना 40 गुना, यानी कि 40 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200, यानी कि जो इसका जो सीपी हो गया कितना हो गया 2, यहाँ पे निकाला क्या था तो लाभ परसेंट निकाल रहा है, करा लाभ परसेंट, यानी कि जो सीपी कितना हो गया 200 हो गया, और सीपी कितना हो गया 200 हो गया, और एसपी कितना हो गया 220 हो गया। तो यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, तो यानी कि 200 की वस्तु बेच रहा है कितना में 220 में, यानी कि जो प्रॉफिट जो हो रहा है कितना हो रहा है 20 का, किस पर हो रहा है 200, जो प्रॉफिट हो रहा है 20 का कितना पर 200 पर, और परसेंट में बदलने के लिए क्या हो जाएगा गुना 100, यानी कि एक कट गया कितना हो गया 2, और एक कट गया कितना हो गया 10, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हो गया लाभ प्रतिशत हो गया कितना हो गया 10%। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए आज का अंतिम प्रश्न 20वां नंबर का रहा कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, फिर कह रहा यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होना चाहिए? देखिए इसमें एक खींच दिए क्या, ये बॉर्डर लाइन, मतलब ये क्या है, उत्तीर्ण। अगर इस लाइन पे आ गए तो आप क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अगर इस लाइन से कम है तो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण। और अगर इससे कम आया तो क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक, अनुत्तीर्ण। ठीक, तो इसी में कह रहा कि विक्रम जो है 32% अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 32%, और कितना से अनुत्तीर्ण हो गया, 15 से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 15 कम प्राप्त किया। यहाँ पे अगर पहुँचने के लिए वो 15 कम प्राप्त किया, यानी कि 32% अंक लाने के बाद भी 15 अंक से क्या हो रहा, अनुत्तीर्ण हो रहा। और दूसरा कह रहा है कि 57% अंक प्राप्त किया, 57% अंक प्राप्त किया, लेकिन इसने उत्तीर्ण जो था उससे कितना ज़्यादा ले आया, 10 ज़्यादा ले आया, यानी कि प्लस का 10 अंक ज़्यादा ले आया। तो देखिए यहाँ पे परसेंट में डिफरेंस कितना है, परसेंट में 32 और 57 का इसका डिफरेंस कितना आ रहा, तो 25%। कितना है, 25%। और नंबर में कितना, अंक में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 कम ला रहा था, वहाँ पे 10 ज़्यादा ला रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, यानी कि 25% का मान ही हो गया कितना, यहाँ पे 15 कम लाया, यहाँ पे 10, यानी कि दोनों का डिफरेंस -15 और 10 प्लस 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, यानी कि 25% का मान हो गया, 25 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने चाहिए, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना होगा, 1 अंक हो जाएगा। तो कह रहा है उत्तीर्ण अंक कितना, तो देखिए ये 32% अंक प्राप्त किया, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर 15 अंक ले आता तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 32% का मतलब उत्तीर्ण जो हो जाएगा, उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 32%, और 15 अंक से अनुत्तीर्ण है, यानी कि 32% और प्लस का 15 हो जाएगा, यानी कि 32% का मतलब कितना होगा, 32, क्योंकि 1% का मान कितना आया, 1 आया, तो 32% का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और प्लस का ये 15 और लाना चाहिए था, 15, तो कितना हो गया 32, ये हो गया 47, यानी कि अगर 47 अंक क्या है, उत्तीर्ण है। या आप इससे भी निकाल सकते हैं, 57% का मतलब 57, क्या 57% का मतलब क्या है, 57, और 10 अंक से क्या हो रहा है, 10 अंक ज़्यादा ला रहा है, यानी कि 10 अंक कम भी लाता है तो क्या होता है, उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि माइनस का यहाँ पे हो गया 10, यानी कितना हो रहा है, 47, यानी कि जो उसका उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक था वो कितना था, 47 था, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 47। तो 20 इसका जो आखिरी प्रश्न था 20, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47, यानी कि अगर वो 47 अंक ले आता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण के होने के लिए कितना अंक लाना चाहिए था, 47 अंक। तो देखिए आज मैं जो SSC GD कांस्टेबल का जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का जो मैथ पूछा था उसके 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया। ठीक, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 21 फरवरी के शिफ्ट 1 के मैथ के 20 प्रश्नों के साथ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।